सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का हिंदी साहित्य का पाठ 8, जिसमें है डायरी के पन्ने, जिसका नाम क्या है? डायरी के पन्ने। ये डायरी के पन्ने जो हैं किसके हैं? एन फ्रैंक के। एन फ्रैंक का जन्म जो है 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था और मृत्यु जो थी नाजियों के यातना गृह में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी को, फरवरी और मार्च में हुई थी। इनके पिता यहूदी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलैंड के यहूदी परिवारों को भी जर्मनी के प्रभाव के अल्पकालीन यंत्रणाओं को भोगना पड़ा। हिटलर और उसके नाजी समर्थकों ने भय से यहूदी समुदाय के लोग गुप्त तहखानों में लंबे समय तक छिपे रहे थे। उन्हें गैस चैम्बर, फायरिंग, भूख, गरीबी, शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा, पशुओं जैसे जीवन आदि अमानवीय स्थितियों से गुजरना पड़ा। ऐसे ही भुक्तभोगी लोगों में एक 13 वर्षीय लड़की थी, एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो थी, उसने अज्ञातवास में बिताए 2 वर्ष से भी अधिक समय के लोमहर्षक अनुभवों को एक डायरी के रूप में लिपिबद्ध किया। उसकी यह डायरी 2 जून सन 1942 में शुरू होकर 1 अगस्त 1944 तक लिखी थी। सन 1945 में नाजी यातना शिविर में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह मूलतः डच भाषा में लिखी गई और सन 1947 में प्रकाशित हुई। अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक आदि का भी निर्माण हो चुका है। प्रस्तुत पाठ में उसी डायरी के कुछ लोमहर्षक अंश प्रस्तुत हैं। अब देखिए, ये डायरी है, नीचे लिखी है उन्होंने। तो अब देखिए, हम पढ़ते हैं एना फ्रैंक की डायरी। तो ये डायरी है, देखिए, बुधवार 8 जुलाई 1942। अब जैसे डायरी लेखन आपको बताया जाता है ना हिंदी व्याकरण में, तो वैसे ही ये डायरी लिखी गई है। देखिए, पहले क्या डाला उन्होंने? डेट, यानी बुधवार वार का, और 8 जुलाई सन 1942 में। तो देखिए क्या लिखते हैं वो। प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार को क्या हुआ था। 3 बजे थे, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप से अलसाई सी बैठ पड़ रही थी, इसीलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आए। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। अब देखिए कि जो एना फ्रैंक थी वो इस डायरी में क्या कहती है कि प्यारी किटी, किसको लिख रहे हैं वो पत्र? किटी को। तो बोले कि ऐसा लग रहा है कि मानो जो है रविवार के बाद से बरसों बीत गए। इतना कुछ हो गया कि जैसे पूरी दुनिया ही क्या होगी? उलट पुलट होगी। ऐसा हो गया कि सारी दुनिया उलट पुलट होगी। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो या तुम समझ सकती हो कि मैं क्या हूँ? जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछना कि कहाँ हूँ और कैसे हूँ। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार के दिन क्या हुआ था। रविवार के दिन 3 बजे थे, तभी मैं क्या कर रही थी? तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैं क्या कर रही थी? बालकनी में धूप में अलसाई सी, यानी धूप में बैठी हुई थी और कैसे आलस सा आ रहा था मुझे, इसलिए मुझे जो है घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आए। कौन आए? मार्गोट नजर आए। वे बड़े गुस्से में थी और पापा को ASS से नाम से बुलाए जाने का नोटिस मिला था। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा। अब मैं अवाक रह गई थी, यानी मैं आश्चर्यचकित थी कि बुलावा क्यों आया है बुलावा।
हर कोई जानता था कि बुलावे का मतलब होता है यातना शिविर में के नजारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। अब हर कोई जानता था कि बुलावा अगर आता है तो हमें कहाँ भेजा जाएगा, यातना शिविर में भेजा जाएगा। और जो वहां की जो यातना शिविर की जो कोठरियां थी वो मेरे आंखों के सामने अब आ रही थी। अज्ञातवास होता है कि बहुत दिन तक न दिखाई देना। हम कहाँ जाकर छुपेंगे, किसी घर में, किसी परछत्ती पर, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत जरूरी चीजें एक थैले में भरनी शुरू की। अब क्या कहते हैं कि अब उसका मतलब था कि बुलावा आया था पापा के लिए, तो उसका मतलब था यातना शिविर में जाना। तो हम कहाँ छुपे? अज्ञातवास का अर्थ है कि कहीं छुप जाना, बहुत समय तक न दिखाई देना। तो कहते कि हम ऐसा ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ छुपेंगे, और किसी घर में छुपेंगे या किसी की परछत्ती में छुपेंगे, कब छुपेंगे, कहाँ छुपेंगे, कैसे छुपेंगे। ये सारे सवाल जो थे वो कह रहे मेरे दिमाग को क्या कर रहे थे, बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे। मार्गोट और मैंने क्या किया, अपनी जरूरी चीजों को थैले में भरनी शुरू की और डायरी, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां हम किसी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे। ये सब इकट्ठा करके हम वहां से किसी भी तरह निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे। और कोई बात मायने नहीं रखती थी। उस समय केवल यही मायने रखता था कि हम जैसे तैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। बाकी कल। और फिर एना फ्रैंक बोलते हैं कि बाकी मैं कल लिखूंगी। फिर दूसरे दिन देखिए 9 जुलाई सन 1942 को उन्होंने दूसरी डायरी लिखी। आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। अब जहां हमने छिपने की जगह देखी थी वो कहाँ थी? पापा के ऑफिस की जो इमारत थी उसी में थी। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दो, यानी इमारत के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम, काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। जो वह ऑफिस का इमारत थी उसी के सबसे नीचे वाली मंजिल में एक क्या था, बहुत बड़ा सा एक गोदाम था और उसी में जो है एक भंडार घर भी था और हम उसको ही भंडार घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके एक हिस्से में इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम में सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा था जो ऑफिस का प्रवेश द्वार था। अब उसी गोदाम से सटा हुआ क्या था, एक बाहर का दरवाजा था और जो क्या था, ऑफिस से ही के साथ ही था। दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। तो वो ऐसा था, कह रहे हैं जो कमरा था वो ऐसा था कि कोई भी गुप्त एनेक्सी था, यानी गुप्त जगह थी। किसी को भी कोई यह कल्पना तक नहीं कर सकता था, कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि जो वह सपाट सा जो दरवाजा है और कैसा है, बहुत ही मैला हुआ है, उसके पीछे इतने सारे कमरे हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए 19 मार्च सन 1943 को फिर उन्होंने एक पत्र लिखा। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित की जा रहे हैं। नोट बदलवाने के लिए यह सबूत देना होगा कि यह आपके पास आए कहां से, आया कैसे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे थे। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक सोपेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नालिन गार्ड के पास। किस किस्म का घाव है यह? मेरे दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाईं बाजू की हड्डी टूट गई है। मैं बातें जस की तस दे रही हूँ। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे।
जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्वाब से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अब देखिए ये है, अब अभी तो मैंने पढ़ा कि 9 जुलाई सन 1942 का, और ये एक साल बाद शुक्रवार को 19 मार्च 1943 का पत्र है उसका। तो कह रहे कि हमारी जो खुशी थी 19 जुलाई 1943 तक जो थे वो उसी ग्रह में रहे, भंडार ग्रह में। तो उसके बाद जो है वो कह रहे कि हमारी जो खुशी है वो कुछ ही घंटों की थी। 1 घंटा भी हमारी खुशी को नहीं बीता था कि क्या हुआ, हमारी खुशी जो थी वो निराशा में बदल गई। कैसे बदल गई? क्योंकि टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। तो वो उस समय कहे कि जो टर्की टर्की देश था वो जो था युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि अगर टर्की जल्दी ही जो है तटस्थता छोड़ देगा और डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था ऐसा, तो टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। वहां बताया जा रहा था कि जो टर्की युद्ध लड़ेगा वो किसके पक्ष में लड़ेगा? इंग्लैंड के पक्ष में। और हमने क्या किया? उत्साहवर्धक अफवाह सुनी, यानी हमें खुशी देने वाली ऐसी अफवाह हमने सुनी थी। लेकिन क्या था कि 1000 गिल्डर के नोट, जो उस समय 1000 गिल्डर के जो नोट थे वो क्या थे? अवैध मुद्रा घोषित की गई थी। नोट बदलवाने के लिए यह सबूत देना होगा कि यह आपके पास आया कैसे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे थे। अगर हमें वो अवैध मुद्रा के जो नोट थे, अवैध मुद्रा थी, उसको बदलवाना है तो हमसे क्या किए जाते? बहुत सारे सवाल किए जाते। और वो सवाल देखिए हमने किस पे सुने थे? हम उनको सुन रहे थे रेडियो पर। तो उस समय जो है हिटलर जो है घायल सैनिकों से बातचीत कर रहा था। वो क्या बातचीत कर रहा था कि यह जो है जो सवाल वो जवाब कर रहा था वो बहुत ही करुणाजनक थे, मतलब बहुत ही दुख देने वाले थे। तो क्या बातें कर रहा था? मेरा नाम हेनरिक सोपेल है। एक जो सैनिक है वो बोलता है मेरा नाम क्या है? हेनरिक सोपेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? उससे कौन पूछ रहा है? हिटलर। कि आप कहाँ जख्मी हुए? स्नाली गार्ड के पास, जगह का नाम। तो किस किस्म का घाव है यह, कि तुम्हें किस प्रकार से जख्म हुआ था? मेरे दोनों पैर जो हैं वो क्या हुए? बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाई बाजू की हड्डी भी टूट गई है। मैं बातें जस की तस दे रही हूँ, मतलब जिस प्रकार से उन्होंने बातें की मैं वैसी ही की बातें यहाँ लिख रही हूँ। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहा था, ऐसा लग रहा था उनकी बातों से। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व होता था उन्हें। और उनमें से एक तो हिटलर को हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अब देखिए फिर लिखते हैं वो बुधवार 19 मार्च 1944, यानी एक साल बाद फिर दूसरे साल में उन्होंने लिखी एक और डायरी। मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टेन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियां और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में क्या हो रहा था, क्या क्या बातें करते थे। पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने, अब देखो फिर लिखती हूँ किट्टी को, कब? 29 मार्च 1944 को, कि कैबिनेट मंत्री के जो मिस्टर बोल्के स्टेन थे उन्होंने क्या किया? लंदन के डच प्रसारण में कहा था कि युद्ध के बाद जो है युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियां और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? जो डायरियां लिखी जाएंगी और जो युद्ध का वर्णन किया जाएगा, जिन डायरियों में और पत्रों में किया जाएगा, उनका हम क्या करेंगे? संग्रह करें। फिर हर कोई, संग्रह माने इकट्ठा करेंगे उनको। फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा, यानी मेरी डायरी भला क्यों नहीं पढ़ी जाएगी। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे। कह रहे कि मैं यह बताना चाहती हूँ इस पत्र में कि अगर कोई मेरे इस पत्र को 10 साल बाद, हम जो युद्ध हो रहा है अभी द्वितीय विश्व युद्ध, उसके 10 साल बाद अगर उसे पढ़ेंगे तो उन्हें कितना आश्चर्य होगा कि किस प्रकार हम
खाना खाते थे, किस प्रकार यहूदी लोग जो थे अज्ञातवास में यानी छुपे रहते थे और उन्हें क्या क्या कठिनाइयां सहन करनी पड़ती थी। पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इजमुई डेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। तो कह रहे कि जब इजमुई डेन ने 550 का एक गोला बारूद बरसाया तो हमारे जो जहां हम रह रहे थे अज्ञातवास में वो क्या हो गया, कांप उठा। किस तरीके से कांप उठा, जैसे कि हवा में घास की पत्तियां जो है कांपती हैं, इसी प्रकार हम भी हमारा घर भी कांप उठा जहां पर हम रहते थे या जहां हम अज्ञातवास में थे। तुम्हें इसकी कुछ खबर नहीं है। यह सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियां और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को देख नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं की। उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई थी कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया था। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफी को छोड़ दें तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। अब कह रहे कि जब इजमुई डेन पर जो है 550 टन का गोला बारूद बरसाया गया तो उस समय क्या हुआ कि जहां हम अज्ञातवास में रहते वो ऑफिस जो था वो कांप उठा। और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी कुछ खबर नहीं थी। तुम्हें इसकी कुछ खबर नहीं है, इसलिए मैं आगे बताती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे बताने में पूरा दिन लग जाएगा। अगर मैं तुम्हें सारा कुछ विस्तार से बताऊंगी तो बहुत ही पूरा दिन ही मुझे इस डायरी को लिखने में लग जाएगा। इसलिए मैं क्या बताती हूँ, संक्षिप्त रूप में बताती हूँ। लोगों को क्या होता था, सब्जियों के लिए वो और अन्य सामान के लिए लाइनों में खड़े रहते थे। डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे थे। क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि अगर वो मरीजों को देखने के लिए पीठ भी मोड़ते हैं तो उनकी जो साइकिलें मोटरसाइकिलें वो सब चोरी हो जाती थी। चोरी इतनी बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि भुखमरी हो गई थी, युद्ध हुआ था। तो डच लोगों का जो अंगूठी पहनने का रिवाज था वो भी खत्म हो गया था। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं थी, यानी उनकी नैतिकता को वो सब भूल चुके थे। क्यों भूल चुके थे? क्योंकि वो भूखे थे। सब नकली कॉफी को छोड़ दें तो यह हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चलेगा। अगर जो नकली कॉफी वो पी रहे थे अपनी भूख मिटाने के लिए उसको नहीं पीते तो उनका जो राशन था वो 2 दिन भी नहीं चलता। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा था। जो पुरुष थे उनको कहाँ भेज दिया जा रहा था? जर्मनी। और जो बच्चे थे वो बीमार थे, भूख से बेहाल थे। सब लोग फटे पुराने क्या पहनते, कपड़े पहनते, घिसे पिटे जूते पहन रहे थे और उनसे ही काम चला रहे थे। अब देखिए मंगलवार 13 जून सन 1944 की फिर डायरी लिखते हैं।